हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैजिक इस यूट्यूब चैनल पे। आज डिस्कस करेंगे अपनी राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने। सबसे पहले जाने कि झील क्या होती है। तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा होता है, उसको क्या बोला जाता है? झील के नाम से जाना जाता है। झील होती है। अब अपने सबसे पहले देखें झील की प्रकार के बारे में कि सामान्यतः झील कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक झीलें और एक होती है कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें दो प्रकार की यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है। दो प्रकार की झीलें होती हैं। तो कृत्रिम जो जो मनुष्य अपने द्वारा अपने उपयोग के लिए या फिर पर्यटन की दृष्टि से जब किसी झील का निर्माण किया जाता है, तो उस प्रकार की झीलों को अपने कृत्रिम झीलों के नाम से जाने जाते हैं। और जो झीलें अपने आप जिनका निर्माण हुआ है किस प्रकार की होती है? प्राकृतिक झीलें होती है। तो यहाँ पर कुछ अपने जो प्राकृतिक झीलें हैं उनके कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अपना पलाया झीलें। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो खारे पानी की छोटी-छोटी जो अस्थायी जो झीलें होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको पलाया झीलों के नाम से जाना जाता है। वर्षा काल में जब यहाँ पर वर्षा का जल जल एकत्रित हो जाता है और उसके बाद में तो यहाँ पर एक झील की आकृति बन जाती है। तो इस प्रकार की जो झील होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? पलाया झीलों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपना बॉल्सन झील। तो पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या बोला जाता है? बॉल्सन के नाम से जाना जाता है। जो भी कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जब वर्षा का जल होता है जो अपने नीचे की तरफ आता है और एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, एक झीलनुमा जो आकृति बन जाती है या एक जो झील बन जाती है, उसको किस प्रकार की झील के नाम से जानते हैं? अपने बॉल्सन झील के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट अपना विवर्तनिका झील। तो पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण जो झीलें बन जाती है, उस प्रकार की झीलों को अपने विवर्तनिका झील के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झीलें। जब कोई भी ज्वालामुखी है और वह जो फट जाता है, उसके बाद में जब वो धीरे-धीरे ठंडा होता है, तो जो उसके ऊपर का जो भाग होता है जिसको अपने मुहाना या जिसको अपने क्रेटर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जब वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, तो वो किस प्रकार की झीलें बोली जाएगी? उनको ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ झीलों के प्रकार हुए जो अपने को ध्यान रखना है। एक और टाइप है अपना लेगून झीलें। लेगून झीलें, जो भी समुद्री क्षेत्र है वहां पर समुद्र के द्वारा अगर कोई जो जल है समुद्र का वो बाहर की तरफ आ जाता है, समुद्र से अलग है और वहां पर एक झीलनुमा आकृति बन जाती है, तो वो वाली झीलें हैं इस प्रकार की होती हैं। लेगून झीलों के नाम से अपने उसको जानते हैं। और राजस्थान जो भारत की जो सबसे बड़ी जो झील है, वो भी जो चिल्का झील है उड़ीसा के अंतर्गत, वो भी किस प्रकार की झील मानी जाती है? लेगून झील ही मानी जाती है। तो ये कुछ पार्ट है अपने को ध्यान रखने हैं झीलों के प्रकार के बारे में। अब अपने स्टार्ट करेंगे राजस्थान के जिलों के बारे में। स्पेशली अपना जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की जिलों के बारे में कवर करेंगे। तो राजस्थान की जो जिले हैं उनको अपने दो भागों में बांटते हैं। एक तो है जो खारे पानी की और है अपने मीठे पानी की। तो अपना जो राजस्थान की जो जिले हैं उनको अपने दो भागों में बांटते हैं। किस आधार पे बांटते हैं? लवणता के आधार पर। लवणता के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है खारे पानी की और दूसरी होती है मीठे पानी की। दो प्रकार की झीलें अपने यहाँ पर कवर करेंगे और इसकी शुरुआत अपने आज के सेशन में पूरा कंप्लीट करेंगे राजस्थान के प्रमुख खारे पानी की झीलों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे अपने खारे पानी की झील के बारे में। तो अपने देखते हैं कि राजस्थान में जो अधिकांश है या फिर जो पश्चिमी जो भाग है, उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान है या जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, अरावली की जो पश्चिम का जो भाग है, वहां पर जो भी जो झीलें देखने को मिलती हैं, वो किस प्रकार की देखने को मिलती हैं? लवणीय या फिर खारे पानी की झील देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का अगर अपने लॉजिक समझे, तो अपने जब भौतिक प्रदेश पढ़ा था, तो राजस्थान के निर्माण के क्रम में एक चीज अपने पढ़ी थी कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनमें से 2 का जो निर्माण हुआ है तैतीस सागर के अवशेष के कारण हुआ है। तो अपने अभी जानते हैं कि राजस्थान में अधिकांश तो जो खारे पानी की जो झीलें पाई जाती है, उसके पीछे बेसिक जो यहाँ पर रीजन क्या है? सबसे पहला है कि राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, वो उसका जो निर्माण किसके कारण हुआ है? तैतीस सागर के या फिर तैतीस सागर का वो अवशेष है। राजस्थान का जो निर्माण हुआ है, 4 जो अपने भौतिक प्रदेश पड़े थे, उनमें तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड के बारे में अपने
जिक्र किया था वहां आपने पूरा कवर किया है। वो आपका राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसमें आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो राजस्थान ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें से आपको सबसे पहला जो टॉपिक मिल जाएगा राजस्थान के सामान्य प्रदेश, उसके अंतर्गत आपने पूरा कवर किया है कि राजस्थान का जो निर्माण हुआ है किस प्रकार से हुआ है और वहां पर किस प्रकार के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो वहां से अपने बेसिक चीजें सारे कवर कर सकते हैं। अब अपने देखें वापस से आ जाते हैं अपने खारे पानी के जो झीलों के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला जो रीजन अपने जाना है कि राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है वहां पर तैतीस सागर के अवशेष हैं, इसलिए यहाँ की जो झीलें हैं वो किस प्रकार की देखने को मिलती है, खारे पानी की देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो हवाएं हैं अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कणों को राजस्थान में लेके आती हैं। तो जब अपने राजस्थान का मानसून पढ़ते हैं तो राजस्थान में दो प्रकार का जो मानसून प्रवेश करता है, जिसमें से जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, जो अरब सागरीय जो मानसून है वो कच्छ की खाड़ी से होता हुआ राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। तो वे अपने साथ क्या लेके आता है, कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कण लेके आते हैं और जब वो बारिश होती है तो वहां पर वो अपने कण वो अपने यहाँ की भूमि पर है जो मिल जाते हैं और जिससे यहाँ का जो लवणता यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये कुछ दूसरा यहाँ पर रीजन देखने को मिलता है यहाँ की खारे पानी की झीलों के बारे में। थर्ड अपने जाने कि यहाँ की जो झीलों के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों से केशाकर्ण पद्धति से नमक का क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, जिससे यहाँ पर खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। तो और विशेषता अपन को ये तीन जो मुख्य कारण देखने को मिलते हैं राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में। ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। और राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, वहीं पर देखने को मिलती है। और राजस्थान का जो मीठे पानी की जो झीलें हैं वो अपने जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, जिसमें अपने उदयपुर और उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील देखने को मिलती है। तो दोनों चीज ध्यान रखनी है कि एक तो सबसे पहले खारे पानी की झील अपन को राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है, तो वो राजस्थान का जो पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर देखने को मिलती है। और जो मीठे पानी की झीलें हैं वो उदयपुर मतलब दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहां पर अपने को देखने को मिलती है। या फिर अपने सीधा सीधा समझने के दृष्टिकोण से देखें तो जो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली कौन सी है, अरावली। तो अरावली के जो पश्चिमी भाग है वहां विशेषकर है खारे पानी की, और अरावली का जो पूर्वी भाग है वहां पर मीठे पानी की झील देखने को मिलती है। अब अपने जाने सबसे पहले राजस्थान की खारे पानी की झील के बारे में एक इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक खारे पानी की झील वर्तमान में कौन से जिले में है, तो वो है अपना डीडवाना कुचामन। एक पॉइंट यहाँ पर सबसे ध्यान रखना है कि वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील डीडवाना कुचामन जिले में देखने को मिलती है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मीठे पानी की झील कहाँ पर देखने को मिलती है, उदयपुर में। तो दोनों ही स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं कि सर्वाधिक खारे पानी की झील डीडवाना कुचामन में और सर्वाधिक मीठे पानी की झील कहाँ पर, उदयपुर में देखने को मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे और शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील के बारे में। सबसे पहले अपने मैप के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राजस्थान की जो प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं वो कौन से लोकेशन पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अपने मैप के थ्रू समझा है थोड़ा। देखिए सबसे पहले अपने पश्चिम की तरफ से बात करते हैं, जिनमें एक है कावोद, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में। जैसलमेर में एक झील है नमकीन है या खारे पानी की, उसका क्या नाम है, कावोद। इसके अलावा फलोदी में कौन सी झीलें देखने को मिलती है, बाप और जो फलोदी जो झीलें हैं वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है। और एक है अपना लूणकरणसर जो है बीकानेर में। और उत्तरी राजस्थान की एकमात्र जो अपने को खारे पानी की झील विशेषकर देखने को मिलती है उसका क्या नाम है, लूणकरणसर बीकानेर में। इसके अलावा है तालछपर चूरू में। और ये है डीडवाना कुचामन की जैसे बात की कि सर्वाधिक खारे पानी की झील भी अपन को कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान में। तो डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत इसमें एक है डीडवाना कुचामन और एक है अपना नावा। ये दो इंपॉर्टेंट नावा जहां पर है अपने को, और इसके बारे में और चर्चा करेंगे, वन बाय वन सारे के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वो पूरे एक साथ यहाँ पर कवर करेंगे। अभी पर सिर्फ नाम देख रहे हैं मैप के थ्रू। देखिए यहाँ पर जैसे अपने डीडवाना में देखा कौन सी देखने को मिलती है, एक तो है डीडवाना कुचामन और दूसरी है नागौर। और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है अपनी सांबर जो कहाँ पर है, जो विशेष 3 से 4 जिलों में विस्तृत है, जिनमें पहले अपने जयपुर पढ़ते थे तो वर्तमान में इसको जयपुर ग्रामीण में पढ़ेंगे। और इसके अलावा डीडवाना कुचामन और कुछ भाग जो अजमेर, ये जो बीच का पार्ट है मतलब 3 से 4 जिलों में ये विस्तृत है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बन जाती है अपने एग्जाम के लिए
वो उस नमकीन पानी की झील का क्या नाम है? सांबर। इसके अलावा सीकर की है रेवासा और कछोर, और एक है अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है पचपदरा, जो कहाँ पर है? बालोतरा में। जो इसको अपने पहले बाड़मेर में पढ़ते थे, वर्तमान में जो पचपदरा जो झील है खारे पानी की, वो कहाँ पर स्थित है? बालोतरा जिले। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो झील है राजस्थान की, वो अपने को ध्यान रखनी है मैप के थ्रू। अब इसका अपने वन बाय वन सारे कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सांबर झील के साथ। सांबर झील जो कहाँ देखने को मिलती है? जयपुर ग्रामीण में, विशेषकर जयपुर ग्रामीण में। बाकी इसका कुछ जो क्षेत्रफल है वो कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान के 3 से 4 जिलों में, इनमें है अपने डीडवाना कुचामन की बात करें, अजमेर की बात करें और नागौर की बात करें। यहाँ पर कुछ पार्ट है जो इसमें अजमेर में जो इसका सांबर झील का देखने को मिलता है। अब अपनी बात करें इसके सबसे पहले कि ये किस प्रकार की झील है और इसका निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो जो बिजोलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी का, बिजोलिया शिलालेख कब का है? साथ-साथ में कुछ अपना हिस्ट्री का यहाँ से पार्ट कवर हो रहा है। बाकी इसका सेपरेट जो पार्ट है अपना शिलालेख से संबंधित, वो अपने राजस्थान हिस्ट्री में कवर करते हैं। लेकिन अभी इसका सांबर झील के निर्माण से संबंधित यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि बिजोलिया जो शिलालेख है 1170 ईस्वी का, वो के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। अब स्पेशली पूछा जाए कि सांबर झील का जो निर्माण है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसके द्वारा करवाया गया, तो उनका क्या नाम है? चौहान शासक वासुदेव द्वारा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण कार्य करवाया गया। लेकिन वैसे किस प्रकार की झील मानी जाती है? प्राकृतिक झील मानी जाती है। और बिजोलिया शिलालेख से संबंधित एक और ध्यान रखना है, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। बिजोलिया शिलालेख के बारे में एक चीज और यहाँ पर साथ-साथ में अपने कवर कर लेते हैं। बाकी जब अपने जो शिलालेख का पार्ट कवर करेंगे उसके बारे में, इसके बारे में विस्तार से और चर्चा करेंगे। चलिए इसके अनुसार सांबर झील का जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वासुदेव चौहान के द्वारा। अब इसके विस्तार की चर्चा करें तो विशेष रूप से यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलती है? जयपुर ग्रामीण जिले में। इनके अलावा डीडवाना कुचामन, नागौर और अजमेर जिलों में इस जो झील का विस्तार है। मुख्य विस्तार पूछ लिया जाए तो जयपुर और डीडवाना कुचामन और अजमेर, ये 3 जिलों में यहाँ पर इनका विशेष रूप से विस्तार है सांबर झील का। यह भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर भारत की बोला जा रहा है तो भारत की दूसरी बड़ी है कौन सी झील है? सांबर झील भारत की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील का क्या नाम है, तो चिल्का। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा। और जो एक तटीय झील है, जैसे अपने वहां पर चर्चा की थी जब अपने झील के प्रकार के बारे में कवर किया था, तब अपने जाना था कि एक जो झील होती है, झील का जो प्रकार है लेगून या जिसे तटीय झील बोला जाता है, वो कौन सी है यहाँ पर? राजस्थान में सॉरी भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? लेगून झील। चिल्का जो उड़ीसा में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की पूछ लिया जाए तो जो राजस्थान में सांबर जो झील है वह पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोनों चीजें अपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, यह भारत की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। तब अंतः प्रवाह क्या होता है? तो अपने जब कवर करते हैं झील का जो अपने झीलों के बारे में कवर करते हैं, तब अपने देखते हैं कि कुछ जो नदियां हैं अपना जल कहाँ पर लेकर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में, कुछ अरब सागर में। लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ ऐसी जो झीलें हैं या नदियां हैं जो अपना जल इन दोनों ही जगह पर नहीं गिरा के किसी अपने राजस्थान में अपना जल समाप्त कर लेती है, या फिर इनका जो जल है ना तो अरब सागर में जाता है और ना बंगाल की खाड़ी में जाता है, स्थानीय स्तर पर इनका खत्म हो जाता है, इनका विस्तार है। तो ऐसी प्रकार की जो होती है क्या बोला जाता है? अंतर प्रवाह की नदियां, या जो अंतर प्रवाह उनको बोला जाता है। जिनमें जो आंतरिक प्रवाह सबसे बड़ी झील पूछ लिया जाए तो उनका झील का क्या नाम है? सांबर झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। और अगर आपका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो लगभग 32 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 3 से 12 किलोमीटर के बीच में इसका क्षेत्रफल है। लंबाई लगभग 32 किलोमीटर और चौड़ाई 312 किलोमीटर। तो ये राजस्थान के जो 3 से 4 जिले हैं इनके बॉर्डर पर इसका ये बनी हुई है, जिनमें विशेष जो देखा जाए तो यह जयपुर ग्रामीण में विस्तृत है। अब इसके अंतर्गत देखिए अपने कि झील के अंतर्गत कौन सी जो नदियां हैं वो अपना जल गिराती है, जिनमें सबसे पहले है अपने बात करें मेंथा या फिर मेंढा नदी, और उसके अलावा रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी। ये 4 नदियां हैं जो अपना जल
किसके अंतर्गत गिराती है? सांबर झील के अंतर्गत गिराती है, जिनमें अगर बात करें एक इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा मेंथा या फिर मेंढा, जो नदी सर्वाधिक नमक बहाकर लेके आने वाली जो नदी है सांबर झील के अंतर्गत, उस नदी का क्या नाम है? मेंथा या फिर मेंढा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है अपने इस झील के अंतर्गत गिरने वाली नदियों के बारे में, जो अपने 4 नाम ध्यान रखने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है मेंथा नदी के बारे में, क्योंकि ये जो अपना सर्वाधिक नमक लेके आती है और अपना दिल कहाँ पे गिराती है? सांबर झील के अंदर। चलिए, अब इसके बाद में बात करें सांबर झील से संबंधित यह देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.70% जो नमक है, वो उत्पादन किसके द्वारा? सांबर झील के द्वारा या फिर सांबर झील से उत्पादित होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है देश का 8.70% जो नमक है, वो कहाँ से उत्पादित होता है? सांबर झील से होता है। और यहाँ नमक का जो उत्पादन है किसके द्वारा किया जाता है? सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जो किसका उपक्रम है? केंद्र सरकार का। देखिए, इसमें जब बात करें अपनी यहाँ पर नमक उत्पादन की, तो नमक उत्पादन की जो शुरुआत है यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, लेकिन जो केंद्र सरकार के द्वारा 1964 में यहाँ पर एक जो साल्ट का जो एक केंद्र लगाया गया था यहाँ पर नमक उत्पादन के लिए, तो उसका अधिग्रहण 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा कर लिया गया था। और किस नाम से है? सांबर साल्ट लिमिटेड से। जो सांबर साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, और इसमें जो केंद्र का हिस्सा है कितना? 60% है, और 40% हिस्सा किसका है? राज्य का। 60-40 यहाँ पर रेशियो है यहाँ पर उत्पादन से संबंधित। इसकी शुरुआत तो राज्य के द्वारा 1960 के आसपास की गई थी, और उसके बाद में 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। उससे पहले बात करें कि रियासतकालीन जो उस समय यहाँ पर जोधपुर और जयपुर, ये दोनों जो रियासतें थी, उनका जो संयुक्त अधिकार था सांबर झील पर। उसके बाद में जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने इनको लीज पर, जो रियासतें थे उनसे इस झील को लीज पर ले लिया, तो रियासतकालीन समय। उसके बाद में जब आजादी के बाद में यहाँ पर जो नमक का उत्पादन है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 1960 से किया जा रहा था, 3 से 4 साल के बाद में लगभग 1964 के समथिंग में यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था, क्योंकि ये राजस्थान ने पूरे भारत का 8.70% उत्पादन है वो सांबर झील से होता है। यहाँ क्यार पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। क्यार पद्धति का मतलब ये हो जाता है, क्यारियां बनाई जाती है, उसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। पानी तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है, उसके बाद में जो नमक बच जाता है, उसके बाद में इसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये क्या होती है अपनी क्यार पद्धति। और यहाँ पर नमक का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है? क्यार पद्धति के द्वारा किया जाता है। सांबर में साल्ट म्यूजियम का स्थित है, जो 1870 में अंग्रेजों का द्वारा निर्मित है। यह राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। जैसे आपने यहाँ पर चर्चा की थी कि यहाँ पर रियासतकालीन में सबसे पहले किसका शासन था? जोधपुर और जो जयपुर है, इन दोनों रियासतों का इस पर अधिकार था। उसके बाद में इसको लीज पर अंग्रेजों का द्वारा ले लिया गया था, और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? साल्ट म्यूजियम का निर्माण किया गया है। यहाँ पर गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस, जिसे क्या बोला जाता है? फ्लेमिंगो भी बोला जाता है। गुजरात राज्य का राज्य पक्षी क्या नाम है? राजहंस। और जो विरह का प्रतीक है कुर्जा पक्षी, खींचन गांव से यहाँ पर आते हैं विचरण करने के लिए। तो ये दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि गुजरात का एक तो राज्य पक्षी जो राजहंस यहाँ पर आता है, इसके अलावा कुर्जा है वो भी यहाँ पर आता है। नेक्स्ट बात करें अपने रामसर साइट की, तो सांबर झील को 1990 में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया। ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में चर्चा की तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसके लिए? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, लेकिन जो भारत शामिल हुआ था इसके अंतर्गत 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। और इसके अंतर्गत राजस्थान की 2 जो साइटें हैं आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिनमें एक तो है सांबर, जिसको 1990 में शामिल किया गया, और जो केवलादेव है उसको 1981 में। दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि जो रामसर साइट में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला स्थल तो कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार। और दूसरा पूछ लिया जाए तो सांबर झील, जिसको 1990 में, और केवलादेव वाला 1981 में। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 ध्यान रखना है, एक है 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि इस दिन 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था रामसर में, तो उसी के हिसाब से 2 फरवरी को किस रूप में मनाया जाने लगा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में
मनाया जाने लगा। चलिए इसके अलावा अपने जाने सांबर झील से संबंधित है तो लोक तीर्थ देवयानी झील, इसको क्या बोला जाता है? तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी के नाम से किसको जाना जाता है? जाना जाता है देवयानी झील को। खारे पानी की झील भी यही है। तो आपको दो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। एक तो तीर्थों की नानी तो हो गई देवयानी, तीर्थों का भांजा ये तो कौन सा है? मचकुंड है, धौलपुर वाला, धौलपुर में। लेकिन आपको बताना है तीर्थों का मामा, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है क्योंकि इसकी चर्चा कर चुके हैं। तीर्थों की नानी कौन सी होगी? देवयानी। तीर्थों का भांजा कौन सा होगा? मचकुंड। लेकिन तीर्थों का मामा कौन सा है? तीर्थों का मामा आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, आपका बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो पहले देखना है, उसके आधार पर आप तीर्थों का मामा बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर है चौहानों की राजधानी के बारे में। तो सांबर चौहानों का जो मूल स्थान है वो क्या माना जाता है? सांबर, जिसे शपादलक्ष पहले बोला जाता था। वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर के आसपास चौहान राज्य, जिसे क्या बोला जाता था? शपादलक्ष की स्थापना की थी। और राजधानी किसको बनाया था? अहिछत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? अपनी सांबर झील से संबंधित जो नालीसर जो मस्जिद है वो भी सांबर में है। संत दादू ने अपने जो प्रथम उपदेश दिए थे वो भी कहाँ पर दिए थे? सांबर में। इसके अलावा शाकंभरी माता का जो मंदिर है सांबर झील के किनारे स्थित है। तो ये तीन अपने फैक्ट जाने। शाकंभरी माता जो चौहानों की कुलदेवी है वो भी कौन सी है? शाकंभरी माता। कुलदेवियों से संबंधित अपना एक सेपरेट वीडियो अपने बना चुके हैं, वो भी आप यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर चेक करके देख सकते हैं, जिनमें राजस्थान की जो भी प्रमुख कुलदेवियां हैं वो अपने पूरे कवर कर ली है। शाकंभरी माता जो सांबर के चौहानों की कुलदेवी, उनका मंदिर कहाँ है? सांबर झील के किनारे बना हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं अपने सांबर झील से संबंधित ध्यान में रखनी है, जिसका आपने एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं वो पूरी कवर कर ली है। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने डीडवाना झील से संबंधित। तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील भी कहाँ देखने को मिलती है? डीडवाने में, डीडवाना जिले में देखने को मिलती है। और इससे पहले अपने कवर कर चुके हैं सांबर, वो भी आपने कवर कर ली होगी। अब बात करें कि डीडवाना झील से संबंधित है, इस झील का जो नमक खाने योग्य नहीं है और सर्वाधिक उत्पादन पूछ किया जाए तो कहां पर होता है? सांबर झील में। देश का 8.70% उत्पादन होता है सांबर झील से ही होता है। और लेकिन जो डीडवाना झील के अंतर्गत नमक का जो उत्पादन होता है वो खाने योग्य नहीं होता है क्योंकि इसके अंतर्गत सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये खाने योग्य तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो नमक जो उत्पादित होता है उसका उपयोग इसके लिए किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, रंगाई छपाई में किया जाता है और कागज उद्योग में इस जो नमक होता है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। और यहाँ नमक का जो उत्पादन है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। इसका क्या कर दिया गया है? निजीकरण कर दिया गया है। कब किया गया? 2008 में। 2008 में इनका निजीकरण कर दिया गया। और जो देवल है, नमक उत्पादन करने वाले निजी संस्थाएं, क्या बोला जाता है? देवल बोला जाता है। और अगर पूछ किया जाए कि डीडवाना झील का निजीकरण कब किया गया? 2008 में किया गया। इस झील के यहाँ क्यार पत्ती द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, जैसे आपने पहले डिस्कस किया था। तो क्यारियों में पानी इकट्ठी कर दिया जाता है, उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी होता है तो उड़ जाता है और नमक बच जाता है, उसके बाद में उसको प्यूरिफाई किया जाता है। इसके बाद में सोडियम सल्फेट बक्स जो कागज उद्योग के लिए बनाया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है अपनों, डीडवाना झील से संबंधित ध्यान रखनी है अपने। यहाँ का नमक है खाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर जो नमक उत्पादित किया जाता है वो 2008 से इसका निजीकरण कर दिया गया है। और जो निजी संस्थाएं हैं उनको क्या बोला जाता है? देवल बोला जाता है। क्यार पत्ती द्वारा नमक उत्पादित किया जाता है। चलिए ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है इससे डीडवाना झील से संबंधित। नेक्स्ट है अपना पचपदरा झील और इम्पोर्टेंट है सबसे। सांबर के बाद में अगर अपना खारे पानी की झीलों में इम्पोर्टेंट पूछ किया जाए तो वो है अपनी पचपदरा। पचपदरा से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। और वर्तमान में कौन से जिले में है? बालोतरा जिले। पहले अपने बाड़मेर पढ़ते थे पचपदरा, अब वर्तमान में कहाँ पर है? बालोतरा जिले। राजस्थान की खारे पानी की दूसरी बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी तो कौन सी होगी? सांबर। और दूसरी कौन सी हो जाती है? अपनी पचपदरा। यहाँ का नमक सर्वोच्च कोटि का है। यहाँ इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड की सबसे सर्वाधिक मात्रा कौन से झील में देखने को मिलती है? तो वो अपना पचपदरा बालोतरा वाली।
और यहाँ पर कितने प्रतिशत सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? 98%। मतलब है सर्वाधिक खारापन भी कहाँ पर देखने को मिलता है? नमक में सर्वाधिक खारापन कौन से झील के अंतर्गत देखने को मिलता है? पचपदरा झील में देखने को मिलता है। इस झील का निर्माण पंचा नामक भील के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। अब बात करें अपने नमक उत्पादन की, तो यहाँ खारवाल जाति के लोग इसके द्वारा मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करके रेस्ता पद्धति द्वारा नमक उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर मुख्यतः जो इस झील से नमक उत्पादन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? खारवाल जाति के द्वारा। किसके आधार पर? मोरली झाड़ी के टहनी का प्रयोग करने के आधार पर, रेस्ता पद्धति है उसके आधार पर यहाँ पर नमक उत्पादित किया जाता है। और 1960 में यहाँ पर राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपदरा साल्ट लिमिटेड की स्थापना भी की गई। पचपदरा झील से संबंधित सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बन जाती है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? 98%। मतलब है खाने की दृष्टि से अगर सर्वश्रेष्ठ अगर आपको नमक पूछ लिया जाए तो कहाँ पर पाया जाता है? पचपदरा बालोतरा में। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने खारे पानी की अन्य झील के बारे में। तो यहाँ पर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर झीलें बनती हैं खारे पानी की, जिसकी चर्चा की अपने सांबर झील के बारे में, डीडवाना झील के बारे में, डीडवाना कुचामन झील के बारे में और थर्ड अपने पचपदरा के बारे में। ये तीनों के बारे में जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो यहाँ पर पूरी कवर कर ली है। अब कुछ अन्य जो चीजें हैं जिनका सिर्फ अपने को लोकेशन ध्यान रखना होता है या फिर ये चीज ध्यान रखनी है कि ये किस प्रकार की है, खारे पानी का है या फिर मीठे पानी की। तो खारे पानी की कुछ अन्य झील में बात करें, एक है लूणकरणसर झील जो कहाँ पर बनी हुई है? बीकानेर में। बीकानेर जिले के लूणकरणसर झील है तो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। यहाँ नमक बहुत कम मात्रा में होता है। ताल छापर जो कहाँ पर है? चूरू में। इस झील के पास का क्षेत्र काले हिरणों के लिए या फिर कृष्ण मृग के लिए भी प्रसिद्ध है। ताल छापर अभयारण्य भी यहीं पर है। काबोद झील जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहाँ नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक कहाँ पर पाया जाता है? काबोद झील जैसलमेर में। फलोदी झील जो कहाँ पर है? फलोदी में है। फलोदी झील कहाँ पर है? फलोदी में है। और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान भी कौन सा है? फलोदी है। कुचामन झील जो कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। पोकरण झील कहाँ है? जैसलमेर में। कछोर झील कहाँ है? सीकर में। इसके अलावा डेगाना झील है नागौर में। रेवाशा कहाँ पर है? सीकर में। रेवाशा तो सीकर में दो झील देखने को मिलती है आपको, कछोर और रेवाशा। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में इस झील का उल्लेख किया था। कौन सी झील का? इसका नाम है रेवाशा झील जो सीकर में है। बाप झील जो कहाँ पर है? अपने फलोदी में। और नावा कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। नावा कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। यहाँ पर है आदर्श लवणीय फार्म या फिर मॉडल साल्ट फार्म स्थापित किया गया है। और राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी वो भी कहाँ पर है? नावा में। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी कहाँ पर है? नावा में बनी हुई है। तो ये था अपना राजस्थान की खारे पानी की नदियों से जो झीलों से संबंधित आज का सेशन, जिसमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें एक साथ कवर कर ली। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए क्लास के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और जो आपके सहपाठी है उनके साथ शेयर करना है। साथ साथ में अपने उपयोगी सुझाव भी कमेंट के माध्यम से करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।